घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या, जो तुम काम के बहाने बार बार मेरे कमरे में आती हो? विक्रम मल्होत्रा ने उसे गरीना भरी नज़रों से देखा। बुआ ने नौकरों को छुट्टी दे दी है, इसलिए सारा काम मैं ही करती हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं। वो अपने बाप की लाडली बेटी एक छोटी सी गलती की वजह से विक्रम जैसे पत्थर दिल इंसान से ब्याह दी गई थी। बस चुप रहो, मम्मी इतनी जालिम नहीं है। वो गुस्से में आ गया। मैं सिर्फ पापा की वजह से ये सब सहन कर रही हूँ, वरना। वो बात अधूरी छोड़कर अपने आंसू पोंछती वहाँ से जाने लगी। तभी विक्रम ने उसकी बाजू पकड़कर उसे बेड पर गिरा दिया। वरना क्या, आज बता देता हूँ तुम जैसी लड़कियों की असलियत क्या होती है। वो बेदर्दी से उसके करीब आया, मगर अगले ही पल ये देखकर रुक गया कि वो बार बार उन लड़कों की नज़रों से परेशान हो रही थी जो उसे ही घूर रहे थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करके फिर से अपने काम में लग गई। उसने एक बार फिर क्लासरूम से बाहर देखा। अब वहाँ कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद अपने हाथों पर लगी स्याही देखकर मुस्कुराती हुई वॉशरूम गई। तभी अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो हाथ धो रही थी, दरवाजे की आवाज़ सुनकर कांप उठी। उसने हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। पहले तो उसने सब्र से काम लिया, लेकिन जब काफ़ी देर तक बाहर कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो वो घबरा गई। गर्मी की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। वो बहुत डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे निकले। गंदगी और बदबू की वजह से उसका सर चकराने लगा, सांस घुटने लगी। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाती रही। उसके कोमल हाथ अब दुखने लगे थे, फिर भी वो कोशिश करती रही। वहाँ करण और मनीष जल्दी से अपने बैग उठाकर स्कूल से निकल रहे थे। यार करण, मेरा तो मन कर रहा है हम इसको खोल दें, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। कैसे खोल दें? दोपहर में सबके सामने उन्होंने मेरी जितनी इंसल्ट की, उसके बाद ये सज़ा तो बनती है। करण शैतानी अंदाज में हंसा। मनीष जो उसका दोस्त था, हर उल्टे सीधे काम में उसका साथ देता था, लेकिन इस बार वो कुछ परेशान दिख रहा था। वो दोनों काफ़ी देर से पारस को दीवार के पीछे छुपकर देख रहे थे और मौके की तलाश में थे कि उसे परेशान करें। जैसे ही वो वॉशरूम गई, उन दोनों ने मिलकर उसे अंदर बंद कर दिया और खुद बैग उठाकर स्कूल की दीवार फांदते हुए भाग गए। करण, मुझे अभी भी डर लग रहा है। मनीष, फिक्र मत कर, वैसे भी चौकीदार पूरे स्कूल का राउंड लेता है। आखिर में वो खुद ही मैडम को खोल देगा, टेंशन मत ले। न जाने कितनी देर गुजर गई थी, वो अभी भी वॉशरूम में बंद थी। चौकीदार आज जल्दी स्कूल बंद करके घर जा चुका था। अब तो इसमें हिम्मत भी नहीं बची थी। भूख प्यास की शिद्दत से वो बेहाल हो चुकी थी। न बैठने की जगह थी, न खड़े रहने का दिल कर रहा था। बदबू से सांस घुटने लगी थी। उसे वैसे भी गंदगी से चिढ़ थी और आज उसका बहुत ख़ास दिन था। उसकी बहन की मेहंदी का फंक्शन था और वो यहाँ फंसी हुई थी। घर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ से कैसे निकले, यही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं। 12 घंटे गुजरने को थे। अब उसे उबकाई का एहसास होने लगा था। भूख और प्यास की शिद्दत ने उसकी जान हलकान कर दी थी। वो कभी अपने दुपट्टे से मुंह ढांकती, कभी उसी से चेहरा साफ करती। लगातार गंदगी में रहने की वजह से अब उसके पूरे बदन में खुजली का एहसास हो रहा था। घर में सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। उसके दिल में नए नए वहम जन्म लेने लगे। परेशान कुन हालत और गर्मी की वजह से अब उसका दिल भी घबराने लगा था। राजेश जी, वो अभी तक स्कूल से आई नहीं। अब तो शाम के 6 बज रहे हैं और उसका स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है। हाँ, मगर उसका कुछ पता नहीं, न फ़ोन लग रहा है, न कोई खबर है। भगवान खैर करे, मैं स्कूल से पता करके आता हूँ। जैसे ही राजेश जी स्कूल के बाहर पहुँचे, वहाँ लगा बड़ा सा ताला देखकर दंग रह गए। पास में चौकीदार भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो सवाल कर सके। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अगर स्कूल में नहीं है तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। घबराहट में कांपते हुए जल्दी जल्दी घर पहुँचे। सुनीता, सुनीता, पारस स्कूल में नहीं है।
स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ है। अगर वो वक्त पर घर ना पहुंची तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे, कहाँ चली गई है ये लड़की। पूरी मेहंदी में इस बात का चर्चा हो गई थी। सुनीता जी और राजेश जी का तो परेशानी से बुरा हाल था। हीरा भी अपनी मेहंदी छोड़कर पारस के लिए परेशान थी। ऊपर से लोगों की बातों ने और तमाशा बना दिया था। उनके घर में तो कोहराम मच गया था। भाई साहब, मैं नहीं कहती थी कि बच्ची को घर से बाहर ना भेजें, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। अरे जैसी वो है उसने तो घर से भागना ही था। वैसे भी अभी तो पढ़कर फारिग हुई थी और आपने उसके कहने पर उसे नौकरी पर लगवा दिया। पढ़ाती भी वो 9वीं 10वीं जमात के बच्चों को है। 9वीं 10वीं जमात के लड़के तो उससे कई गुना बड़े दिखते हैं। दीदी, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। खुदा के लिए उसके किरदार पर कुछ मत कहो। किसी के कानों में पड़ गई तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। न जाने वो किस मुसीबत में है, कहाँ है, किस हाल में है। हम यहाँ परेशान हैं और आप हमारी परेशानी और बढ़ा रही हैं। अरे भाभी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। फिर आई क्यों नहीं अब तक? अगर इतनी ही सच्ची थी तो भाग गई है आपकी बेटी। अब आप अपनी बहन को चुप करवाएंगे या मैं करवाऊँ? सुनीता जी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने ऊपर हुए जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चुप हो जाओ तुम दोनों। और क्या गलत कह रही है निर्मला? ठीक ही तो कह रही है। भाग गई है हमारी बेटी, हमारी नाक कटाकर। इसीलिए तो इतनी बेताब हो रही थी कि उसे नौकरी करनी है। नौकरी के बहाने घर से भागना चाहती थी। राजेश जी भी अपनी बेटी से बदगुमान हो चुके थे। इंसान की ज़बान ऐसी ही होती है, किसी को भी बहका सकती है। अरे इनकी तो बेटी भाग गई है। बड़ी बेटी की शादी थी और छोटी ने लगता है खुद ही भागकर शादी कर ली। कैसा ज़माना है, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा इसने। अरे कितना भरोसा किया होगा माँ बाप ने। मेहंदी में आए लोग सब बातें करने लगे थे। जिसको ये पता चल रहा था कि पारस घर पर नहीं है, सब उसके किरदार पर उंगली उठा रहे थे। राजेश जी की हर तरफ बदनामी हो रही थी। वो अपनी इज्जत लुटने पर मातम करते रह गए। सब मेहमान और हीरा का ससुराल वाले भी उन्हें थू थू करते हुए जा चुके थे। अरे बहन, आप लोग क्यों ये शादी तोड़कर जा रहे हैं? मेरी बड़ी बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए हम पर रहम करें। हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? हमें क्या पता था कि आपकी बेटियों का किरदार कितना साफ़ है। पता होता तो हम रिश्ता ही ना लेके आते। चलो जी चलो, हमें नहीं करनी अपने बेटे की शादी यहाँ, जिनकी बेटियों का किरदार ही साफ़ ना हो। कल को ये भी अपने आशिक के साथ भाग गई तो हम लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? राजेश जी उन्हें रोकते रह गए, मगर कोई नहीं रुका। जो घर कुछ घंटे पहले खुशियों से भरा हुआ था, अब वहाँ मातम का समा था। पूरी रात गुजारने के बाद अगले दिन स्कूल में स्टाफ में से कोई वॉशरूम गया और वहाँ का बंद दरवाज़ा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक वॉशरूम के दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए थे। स्टाफ में से एक टीचर ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला। सामने पारस को बेहोश पड़ा देखकर वो हैरान रह गई। अरे ये तो पारस है। मिस पारस, आंखें खोलिए। लेकिन पारस की आंखें ना खुलने पर स्कूल के इंतज़ामिया ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी आंख दोपहर के वक्त खुली। सर में शदीद दर्द की वजह से उठना मुश्किल लग रहा था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। जैसे ही होश आया उसने इधर उधर देखा। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची? फिर उसे सारा वाक़या याद आया। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? लोगों ने तो उन्हें बातें सुना कर जीना मुश्किल कर दिया होगा। पारस, तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हो गई? हे भगवान, मैं क्या करूँगी? किस तरह घर जाकर सबको अपने साथ हुए हादसे का यकीन दिलाऊंगी? अरे निर्मला, तुम आ जाओ अंदर। खैर से आना हुआ? राजेश जी ने अपनी बहन से सवाल किया। अरे हाँ जी, खैर से ही आई हूँ। बस आप मिठाई मंगवाएं तो मुँह मीठा करें। मिठाई? यहाँ पर मातम का सामान है और तुम्हें मिठाई खानी है? नहीं जी। क्यों हमेशा हमारी तकलीफ़ों पर नमक छिड़कने आ जाती हो? अरे भाभी, बेफिक्र रहिए। इस बार नमक छिड़कने नहीं आई, बल्कि आपके ज़ख्मों पर मरहम रखने आई हूँ। मैं अपने बेटे रोहान का रिश्ता आपकी बेटी हीरा से करने आई हूँ। कल मैंने देखा कैसे लोग आप पर बातें करके जा चुके थे। और हीरा, वो तो मासूम है। उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उसका इतना ख़ास दिन था और मेहंदी की रात जब दूल्हे वाले बारात ले जाएं तो किस तरह लोग बातें करते हैं और उसके बाद कोई शादी भी नहीं करता।
हर कोई लड़की में ही ऐब निकालता है। फिर मैंने सोचा कि मेरे भाई की बेटी है, मेरा रोहान भी अच्छा कमा लेता है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी बहू को अंगूठी पहना दूं। राजेश जी ने सुनीता जी की तरफ हैरान होकर देखा, क्योंकि वो जानते थे कि निर्मला अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करती है और वो ऊंचे ख़ानदान से लड़की लाना चाहती थी। लेकिन न जाने अब उसके दिल में वाकई राजेश के लिए मोहब्बत जाग गई थी या फिर और वजह थी। वो रिश्ता लेकर घर पहुंच गई थी। निर्मला, क्या तुम वाकई मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहती हो? जी भाई साहब, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? चलिए जी, बेटी को बुलाएं, हम अंगूठी पहनाएंगे। और भाई साहब, आप मिठाई का इंतज़ाम करें। बहन को मिठाई भी नहीं खिलाएंगे क्या? राजेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मिठाई लेने चले गए। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। हीरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और इस बार सुनीता जी ने भी कुछ नहीं कहा था। बेटी का घर दोबारा बस रहा था, उन्हें इस बात से अब क्या मसला हो सकता था। और फिर रोहान अच्छा कमा लेता था। सुनीता जी को ये तसल्ली थी कि उनकी बेटी अच्छे घर में जा रही है। तभी बाहर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। सब ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। राजेश जी के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है फिर से कोई बातें सुनाने आ गया। मोहल्ले में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। अरे भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी ने काम भी तो वैसा ही किया है। खैर, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता, लोग तो ऐसे ही बातें सुनाएंगे और आपको सुननी भी पड़ेंगी। बस भगवान बेटियां जब देता है तो उनकी इज्जत भी दे। वो सुनीता जी की तरफ देखते हुए कह रही थी। सुनीता जी ने नज़रें चुरा ली थी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों की तरफदारी की थी, हमेशा उनके आगे ढाल बनकर खड़ी हुई थी। लेकिन आज जो पारस ने किया, उसके बाद उनका मान टूट चुका था। उन्हें पारस पर बहुत गुस्सा था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पारस, उनकी इतनी लाडली बेटी, उनका सर नीचा करके भाग सकती है। आप बैठिए। राजेश जी ने दरवाज़ा खोल दिया। सुनीता जी इतना कहते ही दरवाजे के पास। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े वजूद को देखकर उनके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाज़त से यहाँ आई हो? तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? हम सब का जनाजा देखने आई हो? बदकिस्मती से हम सब अभी ज़िंदा हैं। अम्मा मेरी बात तो सुनो। मैं मुसीबत में फंस गई थी अम्मा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अच्छा, ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो एक रात गुजरने के बाद ही टल गई? चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बा आकर तुम्हारी जान। अम्मा, आप लोगों का जो दिल चाहे करिए, मगर मुझे घर के अंदर दाखिल होने दो। मैं आप लोगों को सब हकीकत बताऊंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको अपनी पारस पर यकीन नहीं है कि वो ऐसी हरकत कर सकती है? मैं तो जितना जानती हूँ, तुम दोनों ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मुझे भरोसा करने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है तुमने? अरे सुनीता, किससे बातें कर रही हो? कौन है बाहर? बहस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबका काम है बातें सुनाना। तुम छोड़ो और अंदर आ जाओ। अब हमारे नसीब में लिखा गया है लोगों के ताने सुनना, तो फिर खामोशी से बहस किए बगैर 2 ताने सुनकर घर आ जाया करो। सुनीता जी चेहरा मोड़कर राजेश जी की बात सुन रही थी जब पारस उन्हें धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। अब्बा, मैं हूँ पारस। अब्बा, अम्मा तो मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही थी। आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे ना? राजेश जी पारस को देखकर हैरान रह गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मुँह काला करवा के आई हो वहीं वापस चली जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसके पहले कि मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूँ, यहाँ से चली जाओ। पापा, मुझसे पूछ तो लीजिए कि मैं कहाँ थी, किस हाल में थी। मैं बहुत तकलीफ़ में थी पापा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए। अब मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं है। राजेश जी ने अपनी लाडली बेटी का चेहरा देखा जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पारस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारी जो बची कुछ इज़्ज़त है वो बाकी रहने दो। तुम यहाँ से चली जाओ। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। मैं तो स्कूल में बंद हो गई थी। किसी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। वाह भाई वाह, क्या कहानी घड़ी है तुमने। और तुम्हें लगेगा कि हम लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे? अरे, सब स्कूलों का रिवाज है कि चौकीदार स्कूल बंद करते वक्त पूरे स्कूल का दौरा करता है। और फिर तुम्हारे अब्बा गए थे देखने, लेकिन स्कूल तो बंद था। तो तुम कहाँ बंद हो गई थी अंदर बहन? बुआ, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? पापा, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती जिससे आपका सर झुक जाए।
तुम्हारे बाप का सर बहन अब और कितना झुकाना चाहती हो? यहाँ रहो तो फिर बातें सुनाएंगे। तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? बुआ, ये मेरे और मेरे बाप का मसला है, आप इसके बीच में सवाल क्यों कर रही हैं? देखो ज़रा, लड़की की गज़ भर ज़ुबान, इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि अपनी बुआ से बदतमीज़ी कर रही है। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि इसमें इतनी हिम्मत ऐसे ही नहीं आई, यकीनन इसके पीछे किसी का हाथ है। बस बुआ, अब मैं अपने किरदार पर एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। तभी थप्पड़ की आवाज़ से हर तरफ खामोशी छा गई थी। राजेश जी ने पहली बार अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। बेटा, बस अब और एक लफ्ज़ नहीं। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम अपने बड़ों से बदतमीज़ी करो, और तुम ये लगातार अपनी बुआ के साथ बदतमीज़ी कर रही हो। पापा, आपको मेरी बदज़ुबानी दिखाई दे रही है, मगर बुआ का फसाद फैलाना दिखाई नहीं दे रहा। यह हमारे घर का मसला है ना? नहीं, ये सिर्फ हमारे घर का मामला नहीं है, ये तुम्हारी बहन की सास भी है। कल तुम्हारे घर ना आने पर तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट चुका था, बारात वापस जा चुकी थी। शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बुआ ने तुम्हारी बहन का रिश्ता दोबारा से मांग लिया, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। सारी ज़िंदगी तुम दोनों हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहती हो। इससे बेहतर था कि बेटे ही पैदा हो जाते, कम से कम इज़्ज़त खोने का डर तो ना होता। अरे भाई साहब, बच्ची है, क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं उसे? छोड़ दीजिए उसे। तुम जाओ अंदर जाकर बैठो। आ गई हो महारानी मुंह काला करवा के। दीदी, आप तो ऐसा मत कहिए, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं तो आपकी लाडली बहन हूँ। लाडली बहन? लाडली बहन? लाडली बेटी होने का जो तुमने फ़र्ज़ अदा किया है वो हमें बहुत महंगा पड़ा है। बहन सारे जहाँ में हमारी बदनामी करवाती है, सब लोग हम पर बातें कर रहे हैं। दीदी, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं स्कूल में बंद हो गई थी। मुझे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। बस मुझे बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सफाइयाँ पेश करने की। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें ज़रूरत क्या थी स्कूल में रुकने की? मुझे क्या पता था दीदी, मुझे तो ये था कि मैं स्कूल में बैठकर पेपर चेक कर लूँगी तो घर जाके आपकी शादी एंजॉय करूँगी, लेकिन मुझ पर तो ये मुसीबत आन पड़ी। दीदी, आप तो ऐसे मुझसे मुँह मत फेरिए। मैं आप लोगों की ये तल्ख़ कलामी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप लोग तो मेरे अपने हैं, और अपने होने के बावजूद ये सब कर रहे हैं, तो गैरों को तो मौका ही मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। तो तुमने हरकत भी तो वैसी ही की है। हीरा ने भी पारस को बहुत सी बातें सुनाई थी, जिस पर वो अपना सा मुँह लेकर बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको अपनी बातों का यकीन दिलाए। कभी राजेश जी के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया। आपने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आज भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगी। निर्मला जी ने सवालिया नज़रों से राजेश जी की तरफ देखा था। राजेश जी ने अपना हाथ जोड़े थे। मेरी छोटी बेटी का रिश्ता अपने बड़े बेटे विक्रम के लिए ले लीजिए। पूछने में कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से। मैं जानता हूँ वो कुछ खास कमाता नहीं है, लेकिन बस मेरी बेटी का घर बस जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और आपके घर में रहकर तो वो यकीनन भूखी नहीं रहेगी। भाई साहब, इस बारे में मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती जब तक मैं विक्रम से बात नहीं कर लूँ। न जाने वो घर से भागी हुई लड़की से शादी करेगा भी या नहीं। अब कमाता नहीं है तो ये उसका इतना भी बड़ा जुर्म नहीं है कि उसकी शादी एक घर से भागी हुई लड़की से करवा दूँ। तभी विक्रम को घर बुलाया गया। विक्रम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं मानता हूँ कि वो घर से भाग गई है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरी बात का मान रख सकते हो। लेकिन मामू जान, देखो विक्रम, मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँगा, फिर तो तुम मेरी बेटी को अपना लोगे ना, फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तभी विक्रम ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने हाँ में सर हिलाने का इशारा किया। ठीक है मामू जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। पारस को जब यह बात मालूम हुई तो वो दंग रह गई। पापा, आप मेरी शादी एक अनपढ़ और बेरोज़गार के साथ कर रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी मुझे नहीं खिला पाएगा। पापा, मैं किसी सूरत विक्रम से शादी नहीं करूँगी। आप मेरे लिए कोई भी रिश्ता देखें, लेकिन विक्रम हरगिज़ नहीं। तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? तुमने जो किया है उसके बाद शुक्र अदा करो कि विक्रम का रिश्ता भी आ गया, वरना सारी ज़िंदगी यहाँ पे कुंवारी ही बैठी रहती। और बेटी, मैं तुम्हारा इतना बोझ नहीं उठा सकता। अब तुम्हारा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। लोगों की बात है, कल से हम सुन रहे हैं, और तुमने तो आराम से आकर कह दिया कि तुम फंस गई थी।
मैं किस किस का जवाब दूंगा, किस किस को सफाइयाँ पेश करूँगा। इसलिए मेहरबानी करो और अगले हफ्ते अपनी बहन के साथ ही तुम भी रुखसत हो जाओ। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मोहल्ले में तुम्हारी वजह से बदनामी नहीं खरीद सकते। कम से कम इस उम्र में तो हमें सुकून से मरने दो। अम्मा, आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो तुम्हारे साथ ही हुआ है, हम तो यहाँ बहुत सुकून से हैं। हीरा ने भी अपना हिस्सा डाला। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके पास अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। वो जानती थी कि कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने खामोशी से इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। एक हफ्ते के बाद दोनों बहनें रुखसत होकर ससुराल चली गई थी। अपने ही ससुराल पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखकर वो उदास हो गई, क्योंकि ना तो उसका कमरा सजाया गया था, ना ही किसी को उसके आने की कोई खुशी थी। वो अपने कमरे में गई तो कमरे की हालत देखकर उसे तकलीफ़ महसूस हुई थी। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। डेकोरेशन के नाम पर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं रखी गई थी। धीरे धीरे करके उसने अपना सारा कमरा साफ़ किया और फिर आराम करने के लिए लेट गई। वो जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं कोई और दुख बर्दाश्त कर सकूं, और ना ही किसी की बातें। आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे गवाह आप हैं, मुझ पर रहम करना। इतना कहते कहते उसकी आंख लग गई। उसे मालूम ही नहीं हुआ। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। शायद विक्रम सारी रात कमरे में आया ही नहीं था। वो कमरे से बाहर निकली तो निर्मला जी सामने बैठी चाय पी रही थी। उठ गई हो मैडम? हमारे घर का रिवाज नहीं है इतना देर तक सोना। वो हाथ मसलती आंखें चुराने लगी थी। वो बहुत थकावट और कमज़ोरी की वजह से नींद आ गई थी। कल से ध्यान रखूँगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर किसी को ना पाकर उसके चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आई थी, जिसका मतलब था कि हीरा को अभी तक जगाया नहीं गया था और वो जो खुद उठकर आई थी उसे ही बातें सुनाई जा रही थी। उसने गहरी सांस ली। वो किचन है, जाओ सबके लिए नाश्ता बनाओ। वो जो खामोशी से सोफ़े पर बैठने लगी थी, निर्मला जी की बात पर दंग रह गई। लेकिन बुआ, मेरा मतलब है कि आपके घर तो नौकर है ना, और नाश्ता वही बनाते हैं। हाँ ना, यही बनाते थे, लेकिन मैंने सारे नौकर हटा दिए हैं। उसने बेयकीनी से निर्मला जी की तरफ देखा था। मगर नाश्ता तो अम्मा लोग ही लाएंगे ना? हाँ, नाश्ता तो अम्मा बाहर से ही लाएगी, लेकिन नाश्ता करने के लिए बर्तन साफ़ होना भी तो ज़रूरी है। किचन में कल रात के खाने के बर्तन पड़े हैं, जाओ वो सब धो लो। और नौकर आज के बाद नहीं आएंगे, मैंने उनकी छुट्टी करवा दी है। अब तुम्हारा पति तो कुछ कमाता नहीं है, तुम्हारा बोझ भी हमारे सर पर ही है, और मैं अपने कमाऊ बेटे को इतना बोझ नहीं डाल सकती। उसे भी अपना घर बार देखना है। अब तुम्हारे पति का भी खर्चा वो उठाए, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम घर के सारे काम करोगी, तभी तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्योंकि नौकर को देने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। उसने गहरी सांस ली थी। वो कुछ और कर नहीं सकती थी, अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकती थी। मजबूरन उसे निर्मला जी की बात माननी थी। निर्मला जी ने किचन में उसे बर्तन धोने पर लगा दिया। उसने तल्खी से अपने सादे हाथ देखे जिन पर मेहंदी तक नहीं लगाई गई थी, और दूसरी तरफ उसकी बहन थी खुशनसीब। तभी हीरा कमरे से बाहर आई थी और निर्मला जी उसके सदके वारी जाने लगी थी। जीती रहो, खुश रहो, कैसा रूप आया है तुम पर, अब लग रही हो ना मेरी बहू। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना, खुश रहना। मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। बुआ, आप दिल की कितनी अच्छी हैं। तुम भी तो इतनी अच्छी हो। नौकर आ गए हैं क्या? एक तो चाय पीने का दिल कर रहा था। अरे कहाँ, अब नौकर तो मैंने हटा लिए हैं। लेकिन क्यों बुआ? अरे क्यों का क्या मतलब, तुम तो जानती हो वो विक्रम कमाता नहीं है, सारा बोझ तुम्हारे पति पर आ जाता है, इसीलिए नौकरों को हटा दिया है, और आज से घर के सारे काम पारस ही किया करेगी। क्या वो उसकी सगी बहन थी? दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए दुख ज़रूर महसूस हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक पल का एहसास था। उसके बाद हीरा ने अपना दिल सख्त कर लिया और उठकर किचन में चली गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें स्कूल जाने की? नौकरी करने का बहुत शौक़ था, तुम्हारी वजह से आज ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। वो जो बर्तन धो रही थी, अपनी आंखों में आंसू पीछे धकेलती हुई खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ रही। उसे अब किसी से भी कोई गर्ज नहीं थी। वो जानती थी कि कोई उसका सगा नहीं है, हर कोई उसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। जानती हो, रोहन ने
रात मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। उसने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखी जिसे वजूद पर चमकीले रंग बिरंगे कपड़े थे, और एक नज़र अपने ऊपर डाली जहाँ सादा सा लिबास पहना हुआ था। न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ हो चुका है। रोहन ने मुझे रात में बताया कि ऐसे घर से भागी हुई लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है। बस कम से कम आप तो मेरे किरदार पर उंगली मत उठाएं। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे साथ कुछ हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सगी बहन भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं छुप जाए जहाँ उसे कोई ताना ना दे, कोई बात ना सुनाए। हाँ बस करो, जैसे मुझे पता नहीं है कहाँ मुँह काला करवा के आई हो। वैसे एक बात तो बताओ, विक्रम भाई ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? तुम्हारी पाक दामनी तो उनके सामने आ ही गई होगी। हीरा ने तंजिया लहजे में पारस को सुनाया था। विक्रम रात से घर पर नहीं है। हाँ बेचारे, आते भी क्यों, उन्हें मिलना ही क्या था तुमसे, एक झूठे बर्तन। पारस को लगा था उसका दिल बंद हो जाएगा। उसकी अपनी सगी बहन उस पर इतने ताने मार रही थी। आपको किचन से कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं बस तुम्हें यही कहने आई थी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अब खड़ी मुँह क्या देख रही हो? मेरी बहू ने कहा है कि उसके लिए चाय बना दो। मेरी बहू के तो हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं उतरी, वो खुद चाय बनाएगी। जाओ उसके लिए चाय बनाओ, और हाँ, बाहर ही ले आना, यहाँ बहुत सख्त गर्मी है। चलो हीरा, बाहर चलो। इतना बन संवर के कहाँ जा रही हो मैडम? कुछ रोज़ बाद वो घर से बाहर निकलने लगी थी जब निर्मला जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वो जो जाते जाते एकदम रुक गई थी। निर्मला जी की बात पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। बुआ, कुछ ज़रूरी काम है, बस वहीं जा रही हूँ। हाँ, सीधे तरीके से क्यों नहीं कहती कि अपने आशिक से मिलने जा रही हूँ? बुआ बस करिए, खुदा का वास्ता है आपको। मैं तो बस अम्मा पापा से मिलने जा रही थी, दिल उदास था। अच्छा, बता देती। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। विक्रम को मालूम हुआ तो वो खामखा मुझ पर गुस्सा होगा, और मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे से बातें नहीं सुन सकती। जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। वो सीधा अपने स्कूल गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी हुई प्रिंसिपल के आने का इंतज़ार कर रही थी। हे भगवान, प्रिंसिपल कहाँ रह गई हैं आज? कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुई तो वो खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैम, मैं दोबारा से नौकरी करना चाहती हूँ। पारस, आई एम सॉरी बट हमने तुम्हारी जगह पर एक नई टीचर रख ली है। तुमने तो कुछ भी बताए बगैर स्कूल छोड़ दिया था। मैडम, आप तो जानती हैं कि मेरे साथ क्या हादसा पेश आया था, और उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो सबको लगा कि मैं घर से भाग गई थी। मेरी बहन की शादी थी, उसकी शादी टूट गई। मेरा रिश्ता जहाँ हुआ था वो रिश्ता टूट गया। हमारे घर में कोहराम मच गया था। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी शादी मेरी बुआ के बेटे से कर दी। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आई हूँ। प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद करें। देखिए मिस पारस, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप स्कूल में बगैर बताए ना रुकती। कोई भी नहीं जानता था कि आप स्कूल में हैं। फिर भला किसी को इल्हाम तो नहीं होना था? चौकीदार को भी जल्दी जाना था तो वो चला गया। अब इस सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैडम, मैं आपका कसूर नहीं निकाल रही, लेकिन बस चाहती हूँ कि इस स्कूल में मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। मेरे पति कुछ कमाते नहीं हैं और मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अगर मैं कुछ कमाने लगूँ तो शायद मेरे लिए कुछ आसानी हो जाए। सॉरी पारस, अब हम आपको दोबारा नहीं रख सकते। हमारे स्कूल के रूल्स हैं। तभी पारस के साथ बैठी वाइस प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा था। पारस, हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है आपके साथ, लेकिन आप भी हमारी तकलीफ़ को समझो। हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम, आप कोशिश तो करें, शायद मेरे लिए कोई सीट निकल आए। अच्छा, क्या आप छोटी क्लासेस को पढ़ा लेंगी? जी मैडम, मैं सबको पढ़ा लूँगी। आप बताएं कौन सी क्लास को पढ़ाना है? यही 4th 5th क्लास को। जी मैं पढ़ा लूँगी। ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा पेपर पर रख लेते हैं, लेकिन आइंदा के बाद कुछ भी हो आप हमें बताए बगैर स्कूल नहीं छोड़ेंगी। जी मैडम, मैं ऐसा ही करूँगी, बहुत शुक्रिया। वो खुशी खुशी घर चली गई थी और जाते ही विक्रम के आने का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि अब एक आखिरी वही सहारा था जो उसके लिए कुछ कर सकता था। आ गई हो मैडम? तुम कब से? तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम उनके न जाने कहाँ से सैर सपाटे करके आ रही हो। कहाँ गई थी तुम? वो भी निर्मला जी को कोई जवाब देती कि तभी विक्रम उसके पास आ गया था। मैंने तुमसे पूछा है कहाँ गई थी? मना किया था ना मैंने कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। फिर तुम किसकी इजाज़त से घर से बाहर गई? मैं अपने स्कूल गई थी। क्या स्कूल? कौन सा स्कूल?
वहीं से जहाँ से तुम भागी थी। विक्रम, मैं भागी नहीं थी, मेरा यकीन करें। तुम चलो कमरे में, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसका हाथ पकड़े उसे कमरे में ले गया। वो जो थर थर काँप रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह अपने शौहर को यकीन दिलाए। मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से एक कदम बाहर नहीं रखोगी। बताओ, अपने आशिक से मिलने गई थी ना? नहीं विक्रम, मेरा यकीन करें, मैं तो सिर्फ नौकरी के लिए अपने स्कूल गई थी। हाँ, उस रात तुम स्कूल में बंद हो गई थी, यही कहानी घड़ी थी ना तुमने? फिर बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। अगर आपको मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए तो आप मेरे करीब आकर मुझसे मेरी पाक दामनी का सबूत ले सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाएं। आप मेरे पति हैं और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर आप भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? भगवान के लिए मुझ पर रहम करें। और एक और बात, घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या, जो तुम काम के बहाने बार बार मेरे कमरे में आती हो? विक्रम ने उसे हकारत से देखा। बुआ ने नौकरों को छुट्टी दे दी है, इसीलिए सारे काम मैं करती हूँ। उसकी आंखें नम हुईं। वो बाप की लाडली बेटी एक मामूली गलती की वजह से विक्रम जैसे पत्थर दिल के निकाह में दी गई थी। जस्ट शट अप, माँ इतनी जालिम नहीं है। वो बरहम हुआ। मैं सिर्फ बाबा की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना। वो बात अधूरी छोड़ अपने आंसू पोंछती वहाँ से जाने लगी कि विक्रम ने बाजू से घसीटते हुए उसे बेड पर पटक दिया। वरना क्या, आज बताता हूँ तुम जैसी बदचलन लड़कियों की औकात क्या होती है। वो बेदर्दी से उसकी रूह में समाया, मगर अगले ही लम्हे ये देखकर साकित हुआ, क्योंकि वो वाकई पाक दामन थी। उसकी पाक दामनी का सबूत शराज को मिल चुका था। वो सर पकड़ के बैठा हुआ था जब पारस उसके पास आई। अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं पाक दामन हूँ, तो फिर क्या वाकई उस रात? जी हाँ, कुछ लड़कों ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया था। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल में थी और वहाँ से घर आई थी। लेकिन स्कूल में मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैं आप ही से ज़्यादा काबिल भी हूँ। मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए हैं, इसलिए अच्छी तनख्वाह पर मुझे नौकरी मिल रही है। तनख्वाह का सुनकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें? 1.5 लाख। 1.5 लाख से तनख्वाह मिल रही है मुझे। आपने मुझे कहा था ना शादी की रात कि मैं भी नालायक हूँ और मेरी बीवी भी नालायक है। अच्छी लड़की तो मेरे भाई को मिल गई है। देखें, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आराम से हमारा खर्चा उठा सकती हूँ। बस आप एक मर्तबा मुझे इजाज़त दें। लेकिन तुम अकेली लड़की किस तरह ये नौकरी करोगी? पहले भी तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हारे साथ दोबारा भी वो हादसा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक तरीका है। अगर मैं तुम्हें सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ तरीके सिखा दूँ तो फिर तुम अपना बचाव कर सकती हो। और फिर वो उसे हर तरीके से अपना बचाव करना सिखाता है। कभी उसे बॉक्सिंग सिखाता है और कभी अपनी ज़ात के लिए लड़ना। अरे वाह, मगर ये सब आपने कहाँ से सीखा? अरे मैं तो चैम्पियन हूँ इन सब का। ये मेरी अलमारी खोल के देखो, गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं तो सुना था कि आप कुछ भी नहीं करते। हाँ, हमारे समाज में इस सब को कुछ समझा ही नहीं जाता। बस यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी करके जो लोग 4 पैसे कमाते हैं, बस वही पैसे वाले होते हैं। मेरी काबिलियत किसी को दिखाई ही नहीं दी। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि आप नालायक हैं, आप कुछ नहीं करते। कभी वो तंजिया हंसा था। हाँ, सुना होगा। मैं भी अब तक यही सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आप तो वाकई बहुत काबिल हैं। और फिर शराज ने अपनी तस्वीरें दिखाई थीं। ये देख रही हो तस्वीरें, ये सब मेरी मेडल लेते हुए तस्वीरें हैं। इनमें सभी तकरीबन गोल्ड मेडल हैं। तो आप अपनी काबिलियत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? शराज ने हैरानगी से पारस की तरफ देखा था। क्या तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर मैं रेसलिंग करूं? मुझे भला क्या एतराज़ होगा? मुझे तो बल्कि खुशी महसूस होगी कि मेरा शौहर रेसलर है। इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। और फिर वो एक एक करके उसकी सारी तस्वीरें देखने लगी और हैरान होने लगी। जहाँ पहले विक्रम उसकी काबिलियत पर हैरान हो रहा था, अब वो उसकी काबिलियत पर हैरान हो रही थी। वो आगे बढ़ी थी और विक्रम के सीने पर सर रख लिया। शुक्र है भगवान का कि हमें एक दूसरे पर भरोसा है, वरना ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती हमारे लिए जीना। हाँ, मैंने भी लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। कोई बात नहीं, जो हालात थे उसने ऐसा ही होना था। लेकिन आप फिक्र मत करें, आइंदा के बाद हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर देखिएगा कैसे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस
आज के बाद सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं भी कल ही जाकर एप्लीकेशन देता हूँ ताकि मुझे दोबारा से रेसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। और तुम भी अपनी नौकरी शुरू करो। अगले रोज़ पारस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब निर्मला की नज़र उस पर पड़ी। कहाँ जा रही हो तुम इतना बन ठन के? मैं स्कूल जा रही हूँ। किसकी इजाज़त से? मेरी इजाज़त से ये स्कूल जा रही है। वो जहाँ भी कोई जवाब देने ही वाली थी कि विक्रम की आवाज़ सुनकर वो दंग रह गई। उसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पर विक्रम खड़ा था, बेसाख्ता। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आपने उसका रास्ता क्यों रोका है? उसे जाने दें, उसे देर हो रही है। एक तो तुम पहले ही नालायक, उस पर अब अपनी बीवी को भी नौकरी करवाओगे। घर में बैठकर बीवी की तनख्वाह खाओगे। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हें या नहीं? लोग हम पर बातें करेंगे। क्या कहेंगे लोग? अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये लड़की बाहर नहीं जाएगी तो इसका भरोसा फिर किसी के साथ बहुत झल बसेगा। मेरी बीवी पर अब एक और बात, आपको इस बात से एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मेरी बीवी क्या कर रही है। वो जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। निर्मला तो अपने बेटे की जुर्रत पर हैरान थी। अब तुम अपनी बीवी की खातिर मुझसे बहस करोगे? मेरे साथ ज़बान चलाओगे? मजबूरी है अम्मा, क्योंकि आप तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और मेरे पास अपनी बीवी का दिफा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। जाओ तुम, और ख्याल रखना अपना, और किसी की फजूल बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो। वो तो नौकरी पर जा रही है, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊँगा। इतना कहते ही वो रुका नहीं था, बल्कि घर से बाहर निकल गया था। स्कूल में भी बैठी पारस विक्रम के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। वो तो ये सोच रही थी कि उसने विक्रम को कितना गलत समझा था। ये तो खुदा का शुक्र था कि वो अच्छी आदत का था, वरना वो क्या करती, तन्हा किस तरह ज़िंदगी गुजारती। शाम को वो घर लौटी। विक्रम बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। निर्मला दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। क्यों मुसलसल दरवाजे के पास चक्कर लगा रहे हो? अगर इतनी ही बेएतबारी थी अपनी बीवी पर तो भेजा ही क्यों है उसे? अम्मा, आप तो 1 मिनट खामोश हो जाएं। तभी पारस घर में दाखिल हुई थी। कैसा रहा तुम्हारा दिन? वो जो भी घर में दाखिल हुई थी, विक्रम की बात पर हैरानगी से उसे देखने लगी। अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आपका दिन कैसा था? हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा था। कमरे में चलो, तुम्हें कुछ बताना है। ऐसी कौन सी बात है जो बीवी को कमरे में ले जाकर बताई जा रही है और माँ को नहीं बताई जा सकती? माँ, ये हमारा आपस का मामला है। आप कौन होती हैं हमारे अंदर दखल अंदाजी करने वाली? सख्त लहजे में बोलता हुआ वो वहाँ से चला गया। ऐसी भी कौन सी बात थी जो कब से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मत पूछो, मैं कितना खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से मुझे भी वो खुशी की खबर बताएं ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जानती हो मुझे रेसलिंग में दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और तो और जीतने वाले को 10 करोड़ का इनाम भी दिया जाएगा। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़। इतनी रकम पहली मर्तबा लगाई गई है। मैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हाँ, बस एक फ़िक्र की बात है। कैसी फ़िक्र? इसमें जान जाने का भी ख़तरा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बगैर रह लोगी? तभी पारस ने जल्दी से विक्रम के होंठों पर हाथ रखा था। उसकी आंखें भर आई थी। भगवान न करे आपको कुछ हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आप चैम्पियन रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप ये मैच भी जीत जाएंगे, और फिर देखिएगा हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। मगर दिल ही दिल में पारस का खौफ अब जन्म लेने लगा था। उसे डर लगने लगा था कि वाकई अगर विक्रम को कुछ हो गया तो वो कैसी ज़िंदगी जिएगी। हकीकत तो ये थी कि वो विक्रम को अपना दिल दे बैठी थी। हे भगवान, इनको कुछ ना हो, ये हमेशा कामयाब रहें। दूसरी तरफ शराज का भी दिल डर रहा था। एक अरसे के बाद वो दोबारा सीन में जा रहा था। उसे रेसलिंग हारने का डर नहीं था, उसे अपनी जान जाने का डर था। वो पारस के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। पारस भी उसके साथ बहुत खुश असलूबी से ज़िंदगी गुजार रही थी। मैडम, मैं उन लड़कों के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना चाहती हूँ। इन लड़कों को स्कूल से बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने स्कूल की एक टीचर के साथ ऐसा किया। देखिए मिस पारस, हम ऐसे नहीं कर सकते। उनके वालिद बहुत ताकतवर हैं, वो हमारा स्कूल 1 मिनट के अंदर बंद करवा सकते हैं। हम माजरत के साथ आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बात को बंद करें, क्योंकि इस मामले में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपने हमें नौकरी वापस मिलने का कहा, हमने आपको नौकरी वापस कर दी, लेकिन अब मज़ीद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक हल है।
अगर आप पुलिस के साथ लें तो फिर मुमकिन है कि कुछ हो सके। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पुलिस का सहारा लूँगी और इन लड़कों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी, लेकिन इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा कि आपको हो सकता है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ बुरा करने वालों के साथ अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए इनको सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। पारस ने भी सोच लिया था कि वो विक्रम से बात करेगी और इन लड़कों को सज़ा दिलवाएगी, ताकि कल को कोई और पारस अपने घर से बेघर ना हो सके। दूसरी तरफ विक्रम की प्रैक्टिस जारी थी। वो सारा दिन घर से बाहर रहता था। निर्मला बुआ को ये बातें अब तकलीफ़ देने लगी थी। आखिर तुम दोनों मियाँ बीवी का मसला क्या है? कहाँ रहते हो सारा दिन? न बीवी का पता है न मियाँ को कि चल क्या रहा है इन दोनों के दिमाग में। वो जो किचन में खड़ी काम कर रही थी, तभी निर्मला बुआ उस पर आकर भड़क उठी। अरे बुआ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? विक्रम आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ होते हैं। और मेरा तो आपको पता है कि मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, कभी जल्दी भी आ जाती हूँ और कभी देर भी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात है, अब आप हमें किसी बात से रोक नहीं सकती। मेरे साथ विक्रम खड़े हैं और विक्रम के साथ मैं खड़ी हूँ। अरे आपने तो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी निकम्मा, नालायक और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा है। आपको क्या पता उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली है सिर्फ आपके ताने और तंज की वजह से। और अब आप मेरे साथ भी वही सब कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं फितरत से ही ऐसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए फिर से बर्तन धोने लगी थी। फिर जल्दी से किचन का काम निपटा के अपने कमरे में चली गई ताकि अच्छे से तैयार होकर विक्रम को खुश कर सके। आज उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था और वो ये महीना बहुत अच्छे से मनाना चाहती थी। स्कूल से आते वक्त वो एक छोटा सा केक भी ले आई थी। विक्रम घर लौट आया तो पारस को इतना तैयार देखकर वो दंग रह गया। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी और आज हल्का सा मेकअप उसमें 4 चांद लगा रहा था। क्या बात है मोहतरमा, आज अपने पति को दिन में तारे दिखाने का इरादा है क्या? इतनी तैयारी किस बात की? तभी वो छोटा सा केक जो साथ वाली टेबल पर पड़ा था उठाकर उसके पास आई। आज हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है और आपको याद भी नहीं। ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। ये क्या बात हुई विक्रम? हमें तो एक एक पल जीना था खुशी से, सुकून से, और आप अभी से भूल गए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं भूलना चाहिए था। वो मुंह बनाती हुई केक वापस टेबल पे रख दिया और शीशे के सामने जा खड़ी हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल के मुंह बना के खड़ी थी। तभी उसे अपने गले में विक्रम की उंगलियों का एहसास हुआ। उसने झटके से नज़रें उठाई तो विक्रम ने बहुत खूबसूरत सा लॉकेट उसके गले में डाला। तुम जानती हो, ये मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके बनवाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं चाहता था कि हमारी शादी के 1 महीने बाद मैं तुम्हें ये तोहफ़ा दूँ। देखो कितना खूबसूरत तोहफ़ा है, और ये तुम पे आकर तो और भी खूबसूरत लग रहा है। विक्रम, आपको याद था और मुझे लगा कि आप भूल रहे हैं। तुमसे जुड़ी हुई कोई भी बात मैं कभी नहीं भूलूँगा, हमेशा याद रखना, और ना ही कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ दूँगा। तुम देखना हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी, बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। क्यों नहीं विक्रम, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अब वो दिन आ गया था जिस दिन विक्रम को रेसलिंग के लिए जाना था। वो तैयार होकर घर से निकलने लगा था कि निर्मला बुआ ने टोक दिया। तुमने फिर से वही आवारगी शुरू कर दी है, फिर से रेसलिंग पर जा रहे हो। माँ, आज मेरा फ़ाइनल है और खुदा के लिए आज कोई मनहूसियत मत फैलाना। विक्रम, ये मीठा खा के जाओ, मैंने सुना है कि मीठा खा के जाने से शगुन अच्छा होता है। विक्रम मुस्कुराते हुए पारस की तरफ देखता है और फिर एक तिरछी नज़र अपनी माँ पर डालते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना बेकरार क्यों है, वो क्यों इतना घबरा रही थी। हे भगवान, मेरे विक्रम को कुछ मत होने देना, वो सही सलामत घर वापस आ जाए। मैं उनकी ज़िंदगी आपके हाथ सौंपती हूँ। और फिर जब कोई चीज़ ऊपर वाले के हवाले कर दी जाए तो किसी ज़मीनी चीज़ की क्या मजाल कि उसको नुकसान पहुँचा दे। रात गए तक विक्रम वापस ना लौटा तो पारस का दिल घबराने लगा था। मिल गया सुकून, मैं बस यही चाहती थी ना, तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ होगा? निर्मला बुआ अपना सीना पीटने लगी थी। बुआ, खुदा के लिए मुंह से कुछ अच्छा निकालो, कुछ नहीं होगा उनको, बस आते ही होंगे। तभी डोरबेल बजी। विक्रम पूरी हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नील के निशान थे, सूजन भी थी, कहीं कमर के निशान तो कहीं बाकी पूरा जिस्म परेशान।
विक्रम, ये क्या हालत हो गई आपकी? वो लड़खड़ाते हुए आया तो पारस उसे सहारा देकर कमरे तक ले गई थी। तभी विक्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने लेटते हुए अपनी जेब से मेडल निकाला। ये गोल्ड मेडल मैं जीत गया हूँ। और फिर दूसरी जेब से एक चेक निकाला था। ये लो 10 करोड़ का चेक। पारस रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप ठीक हो, है ना? ये आपकी क्या हालत हो गई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मेरी ये हालत होनी ही थी, इसके बिना चीज़ें थोड़ी मिल सकती हैं। अब मैं इतना भी बॉडी बिल्डर नहीं कि अगला चुप करके मार खाता रहे और मैं उसे मारता रहूँ। और फिर तभी पारस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो हंसी थी। आज कुछ दिनों के बाद विक्रम बिल्कुल ठीक हो गया था। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह अपना बचाव करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी ही रेसलिंग में मसरूफ़ था, इसलिए कुछ सिखा ही नहीं पाया। भला मुझे अब क्या होगा? और वैसे भी ज़िंदगी में हाथ से बार बार मौके थोड़ी मिलते हैं। और अब मुझे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा पति है जो कि रेसलर है। हाँ, बस मैं एक बार कहना चाहती हूँ, मैं उन लड़कों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। अगर आप इसमें मेरी मदद कर दें तो। हाँ, क्यों नहीं? निर्मला बुआ ने जब विक्रम के हाथ में 10 करोड़ का चेक देखा तो वो दंग रह गई। अरे मेरा बेटा 10 करोड़ लेके आया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पारस। तुम ही इसकी किस्मत में अच्छी लिखी गई हो, तभी तो वो इतना कमा के लाया है। माँ, ये 10 करोड़ रुपए सिर्फ पारस के हैं। इसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ़ें झेली है, पूरे घर के बर्तन मांजे हैं और साथ साथ सब घर वालों के लिए खाना भी बनाया है। अब कम से कम आपको इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम दोनों के वजूद से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि कल ही मैंने एक अच्छा सा घर देखा है। मैं और पारस वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपना खुद का बिज़नेस करना चाहता हूँ और अलग रहना चाहता हूँ। मैं और मेरी बीवी अब आपके साथ नहीं रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अरसा अपने साथ रखा, लेकिन आपने हमसे पूरी मेहनत वसूल की है। और अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी और आपके बेटे बहू की खिदमत कर सकें। ऐसा मत कहो विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान के लिए तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ। पारस, तुम रोको ना इसे, तुम्हारी बात मानेगा। ये सब तो आपने खुद किया है अपने हाथों से। ये सब आपने खुद बिगाड़ा है। मैं भला क्या कर सकती हूँ? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपका बेटा जो कहेगा वही होगा। आज तक जो आपने चाहा वही हुआ, लेकिन अब हम अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारेंगे। और फिर वो दोनों अपना घर अलग से बसाकर अलग ज़िंदगी गुजारने लगे थे। वो दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें झेली थीं। दोनों का दुख अलग अलग था, लेकिन आज वो एक दूसरे के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक दूसरे को सुकून पहुंचाते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ पैसों या जिस्मानी ताल्लुक़ से वाबस्ता नहीं होता। इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे पर भरोसा। और जिस रिश्ते में ये सब चीज़ें नहीं होती, वो रिश्ता सिर्फ कागज़ी रह जाता है। भगवान ने विक्रम और पारस को 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था। विक्रम अपना बिज़नेस करने लगा था और पारस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन बिज़नेस बढ़ाने में पारस ने उसकी खूब मदद की थी। वो उससे छोटे छोटे मशवरे देती और वो मशवरों पर अमल करता, और इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए कामयाबी का ज़रिया बन गए। पारस के कहने पर विक्रम ने रेसलिंग नहीं छोड़ी थी। पारस का कहना था कि ये आपका ख्वाब है, ये आपका पैशन है, इसे छोड़कर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जारी रखेंगे तो यकीनन आप बहुत कामयाब होंगे। और आज वो एक अच्छे मुकाम पर था, जबकि विजय और हीरा अभी तक एक नौकरी पर ही गुजारा कर रहे थे। निर्मला बुआ को इस बार एहसास हो गया था कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। ताल्लुक़ बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। रिश्ते सिर्फ पैसों के नाम से नहीं होते। रिश्ते वही होते हैं जिनमें एहसास हो, जिनमें मोहब्बत हो। और पारस और विक्रम की मोहब्बत को नज़रअंदाज करके उन्होंने सिर्फ नुकसान ही उठाया था। आज वो हीरा की बातें सुनते हुए खामोश हो गई थी। आपने ही अपने बेटे को घर से निकाला है। जब आप अपने बड़े बेटे की सगी नहीं तो हमारी कहाँ से सगी होगी? मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने अब तक हमसे प्यार मोहब्बत जताया है, वो अपने बड़े बेटे और पारस को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किया था। अरे आप तो अपनी औलाद की सगी नहीं हैं, तो अपनी बहुओं की सगी कहाँ से होंगी? आपकी वजह से मुझे अपनी बहन भी खोनी पड़ी। कितने आराम से है आज वो, और मैं एक छोटी सी नौकरी की तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इंसान जो बोता है वही काटता है। निर्मला बुआ ने जो बोया वही काटा। और दूसरी तरफ विक्रम ने अपनी बीवी पर भरोसा करके दुनिया कमा ली।